अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस का। ये हमारे पास जो है वो मेन टॉपिक है एनाटॉमी का। इसमें हमारे पास ये एनाटॉमी की जितनी भी क्लासिफिकेशंस हैं, उसकी जितनी टाइप्स हैं कि किस किस टाइप की एनाटॉमी हमारे पास होती है, उन सब की डेफिनेशन और उन सब के बारे में बताया गया कि वो क्यों यूज़ होती हैं। और ये हमारे पास जो है वो मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है एनाटॉमी का। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी है। ह्यूमन एनाटॉमी नेम से पता चल रहा है कि हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सब की जो स्टडी करनी है कि वो स्ट्रक्चर्स किस तरह बनते हैं, क्या क्या फंक्शनिंग करते हैं, वो हमारे पास ह्यूमन एनाटॉमी आ जाता है। तो ह्यूमन एनाटॉमी में सबसे पहले ये बताया गया कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द वेरियस स्ट्रक्चर्स विच मेक अप द ह्यूमन बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स मिल के जो हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं उन सबको जो है वो हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी में कंसिडर करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि उन तमाम पार्ट्स की स्टडी जो है हमारे पास जो कि मिल के हमारे पास एक पूरा इंडिविजुअल बना रही है। ये एक थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है कि दिस एनाटॉमी डील्स विद द पार्ट्स विच फॉर्म द फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल एंड कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड टू द नेकेड आई बाय वेरियस मेथड्स ऑफ डिसेक्शन। कि हमारे पास तमाम पार्ट्स जिनकी हम लोग जो है नेकेड आई के थ्रू जिनको हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं और जिनकी हम डायसेक्शन भी करवा सकते हैं, उन तमाम पार्ट्स की स्टडी जो है वो हमारे पास ह्यूमन एनाटॉमी में आ जाती है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है या फिर ये जो पार्ट्स हैं इनकी स्टडी जो है वो हम लोग डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आगे कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड्स उनमें उन्होंने हमारे पास बताया कि डाइसेक्शन है, माइक्रो डाइसेक्शन है, लाइट माइक्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, रेडियोलॉजी एंड ऑटो रेडियोग्राफी है। ऑटो रेडियोग्राफी, इन तमाम मेथड्स के थ्रू जो है हम लोग ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स या स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। ये हमारे पास ह्यूमन एनाटॉमी आ जाता है। उसके बाद हमारे पास सिस्टमेटिक एनाटॉमी आता है। सिस्टमेटिक एनाटॉमी जो है ये भी नाम से पता चल रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं जो मिलके एक फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे हैं, उन सिस्टम्स की जो स्टडी है वो सिस्टमेटिक एनाटॉमी है। ये देखें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि विद इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स एज इंडिविजुअल एंटिटीज। इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स सिस्टमेटिकली। जितने स्ट्रक्चर्स मिलके सिस्टमेटिकली एक सिस्टम पूरा चला रहे हैं बॉडी में, जिसमें हमारी बॉडी में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, या फिर हमारी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम हो गया। तो इन सिस्टम्स में जितने भी ऑर्गन्स हैं जो मिलके, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलके एक पूरा सिस्टम चला रहे हैं, उन तमाम स्ट्रक्चर्स की थोरोली स्टडी को हम लोग जो है सिस्टमेटिक एनाटॉमी कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट होती है फिजिशियंस के लिए। नेक्स्ट टोपोग्राफिकल एनाटॉमी या रीजनल एनाटॉमी है। ये नाम से पता चल रहा है एक स्पेसिफिक रीजन, हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक रीजन की जो स्टडी है वो रीजनल एनाटॉमी या टोपोग्राफिकल एनाटॉमी आएगी। और ये भी ज़रूरी होती है सर्जन्स के लिए, क्योंकि सर्जन जिस तरह उन्होंने स्पेशलाइज करना है किसी एक स्पेशल फील्ड में। जैसे एक न्यूरो का सर्जन है तो वो पूरा जो ब्रेन है और वो वाला स्पाइनल कोड वाला जो पार्ट है उसकी स्टडी करेगा, उस रीजन को वो जो है वो देखेगा। तो ये हमारे पास वो ब्रांच है एनाटॉमी की जो स्टडी करेगी वेरियस स्ट्रक्चर्स एज द लाइन रिलेशनशिप विद वन एंड अदर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। इट इज़ वैल्यूएबल फॉर सर्जन्स। नेक्स्ट सरफेस एनाटॉमी आ जाती है। ये ऐसे जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इसलिए बताया गया कि ये हमारे पास उस तरह की स्टडी है जिसमें हम लोग जो ह्यूमन बॉडी की जो सर्फेसेस हैं उनको पालपेट करके उनकी स्टडी करना, उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना। पालपेशन का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसको जो है वो हम लोग हाथ से, अपने हाथ से जो है वो चेक कर सकें। जैसे हम लोग अपनी जो नब्ज़ है वो पालपेट करते हैं, इस तरह हमारे पास ये पालपेशन आती है। इसमें हम लोग करते हैं स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स इन द लिविंग पर्सन बाय मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड पालपिटेशन। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी आ जाती है। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वो स्ट्रक्चर्स जिनकी स्टडी जो हम नेकेड आई से नहीं कर सकते लेकिन एक्सरे की मदद से हम करवा सकें। अब जिसमें हमारे पास लंग्स आ जाते हैं और हमने देखना है कि लंग्स के अंदर कोई भी किसी तरह की कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई भी उसके अंदर डिफॉल्ट तो नहीं है, तो उसके लिए हम लंग्स का एक्सरे करवा लेते हैं। तो एक्सरे की मदद से हम जितनी भी जो स्टडी करेंगे वो हमारे पास जो आएगी रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी with the aid of X-rays. It helps to investigate the anatomical facts which cannot be understood by any other method. It is very useful both in health and disease and it current use in modern practical medical practice. इसका जो मेन यूज़ है वो हमारे पास डिजीज़ के डायग्नोसिस में ही होता है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी का। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी आ जाती है। मॉर्फोलॉजी कहते हैं कि उन तमाम फैक्टर्स की स्टडी जो मिलके हमारी जो भी वो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी फॉर्मेशन को, उनके फंक्शन को इफेक्ट करें। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील विद द फैक्टर्स विच हैव इन्फ्लुएंस्ड एंड डिटरमाइंड द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी में आ जाती है। नेक्स्ट कंपैरेटिव एनाटॉमी आती है। कंपैरेटिव एनाटॉमी जैसे हमने पहले बताया था कि एक स्ट्रक्चर कंपैरिजन करके जो हमने स्टडी करनी है। जिस तरह हमारे पास दो एनिमल्स हैं, दोनों एनिमल्स के अंदर उनके दोनों के जो पार्ट्स हैं उन दोनों को स्टडी करना कंपेयर करके, वो हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी आएगी। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ वेरियस एनिमल्स। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कोरिलेट द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस एनिमल ग्रुप्स। कि हमने एनिमल ग्रुप लेने हैं, हमने दोनों को चेक कर लेना है, दोनों के हमने पार्ट्स की स्टडी कर लेनी है, उससे हमें ये पता चलेगा कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। ये हमारे पास जो है वो कंपैरेटिव एनाटॉमी का फ़ायदा है और इसके लिए हमारे पास करवाई जाती है। उसके अलावा हमारे पास ऑन्टोजेनिक या ऑन्टोजेनेटिक हिस्ट्री आ जाती है।
ऑन्टोजेनी या ऑन्टोजेनेटिक हिस्ट्री हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन से लेके अडल्ट बनने तक कलेक्टिवली वो जिन जिन स्टेजेस से गुजरता है और उन स्टेजेस में उसकी बॉडी में जो जो चेंजेस आते हैं वो सारी हमारे पास ऑन्टोजेनेटिक हिस्ट्री आती है। ये काफ़ी वाइड फील्ड है, इसके अंदर काफ़ी डिटेल्ड में जो है वो हम स्टडी करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम से लेके अप टू द अडल्ट फॉर्म और कलेक्टिवली कॉल्ड एज ऑन्टोजेनी और ऑन्टोजेनेटिक हिस्ट्री, कि उसके पास हिस्ट्रिकल सारे प्रोसेसेस लेके जब से वो फर्टिलाइज हुआ है उसका जायगोट वहाँ से लेके उसके अडल्ट तक फॉर्मेशन के प्रोसेस तक जो सारी स्टडी है वो ऑन्टोजेनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री आ जाती है। फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री हम कहते हैं कि एक पर्सन की या एक ग्रुप की, ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी के वो एवोल्यूशन से पहले पास्ट में वो क्या था और एवोल्यूशन के बाद वो क्या, उस सब की जो हिस्ट्री की स्टडी है वो हमारे पास जो है फाइलोजेनी है। जिस तरह कि हमारे पास कहते हैं इन सिंपल टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट डील्स विद द डेवलपमेंटल चेंजेस इन एंसेस्टर्स फ्रॉम विच दी ह्यूमन बींग्स इवॉल्व, के जिस तरह हमारे पास कहा जाता है कि पुराने ज़माने में या पहले टाइम में जो है हमारे पास जो लोगों की जो हाइट है वो बहुत लंबी हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों की वो हाइट नहीं है। तो वो एक एवोल्यूशन आया, उस पूरे की स्टडी करना कि पहले ऐसा क्यों था और अब ऐसा क्यों है, तो उन सारी चेंजेस को, उनकी हिस्ट्री करना, उन डेवलपमेंटल चेंजेस की, वो हमारे पास फाइलोजेनी कहलाती है। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसा कुछ साइंस में कहा जाता है कि इंसान जो है वो पहले बंदर था और उसके बाद वो इंसान बना, तो उसकी एवोल्यूशन हुई, तो उसकी सारी स्टडी करना, उस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की कि ऐसा क्यों था और अब ऐसा क्यों है, तो ये हमारे पास फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी, नाम से पता चल रहा है कि एम्ब्रियो की स्टडी को हम लोग जो एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। और एम्ब्रियो हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन से लेके उसके जो है वो बर्थ, बेबी के बर्थ होने तक उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, उसकी किस तरह वो एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहा है, उस सब की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। एम्ब्रियोलॉजी की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिसमें कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी है। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी हम कहते हैं कि हमने कंपेयर करना है एम्ब्रियोज को। अब हमारे पास हम किस किस तरह के एम्ब्रियोज को हम लोग जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ह्यूमन का एम्ब्रियो हो गया और एक हमारे पास पिग का एम्ब्रियो हो गया, जो कि जिसका साइज़ जो है वो 10 मिलीमीटर होता है। तो इन दोनों की हम स्टडी करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी आ जाएगी। इट इज़ स्टडी ऑफ इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट ऑफ लोअर but allied animal forms. It helps to interpret many of the features of human development. For example, study of 10 millimeter pig embryo helps to understand many features of the human embryogenesis. उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी होती है। एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी क्या है कि एम्ब्रियो के अंदर जितने भी मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, जिसमें प्रोलिफरेशन आता है, सेल प्रोलिफरेट करते हैं, ग्रोथ करते हैं, डिफरेंशिएशन आ जाता है, इंडक्शन आ जाता है, मेटामॉर्फोसिस, सेल डेथ या रिमूवल, पोटेंसी, डिटर्मिनेशन, इन सब की जो स्टडी है, ये जो इनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, इनसे डेवलपमेंट को ये किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं, ये सारी जो स्टडी है ये एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं टेट्रोलॉजी। टेट्रोलॉजी कहते हैं कि एबनॉर्मेलिटीज़ की स्टडी, के एबनॉर्मेलिटीज़ क्यों डेवलप हो रही हैं। जैसे कुछ न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं जिनमें कंजेनिटल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, या उसके अलावा जो है काफ़ी डिजीज़ आ जाती हैं। उन सब डिजीज़ की जो स्टडी हमने करनी है एबनॉर्मेलिटीज़ की, वो टेट्रोलॉजी में आ जाती है कि वो डिजीज़ क्यों हुई, उस एबनॉर्मेलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी वजह क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। इसमें एग्जांपल हमारे पास दी गई है क्लेफ्ट लिप की और पेटेंट फोरामेन ओवेल की। तो क्लेफ्ट लिप जो है ये भी हमारे पास एक तरह से कंजेनिटल डिफॉर्मिटी होती है। इसमें ये होता है कि जो बेबी का जो अपर लिप होता है उसके अंदर फ्यूजन नहीं हुई होती, वो स्प्लिट हुआ होता है। तो इस तरह ये एक कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है, इसकी स्टडी करना कि ये क्यों हुई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इसकी नेचर क्या है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ये सारी हमारे पास टेट्रोलॉजी में आ जाती है। नेक्स्ट जो है वो स्टैटिस्टिकल एनाटॉमी है। स्टैटिस्टिकल एनाटॉमी कहते हैं कि हम ह्यूमन बॉडी के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करते हैं। जैसे हमें ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की हम मेजरमेंट्स ले लिए उनके स्ट्रक्चर्स की, तो वो सारी मेजरमेंट्स जो भी उनका डाटा और फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में, उन सब की स्टडी जो है वो स्टैटिस्टिकल एनाटॉमी में आएगी। इट डील्स विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑन वेरिएशंस इन मेजरमेंट स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ जाता है। एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैनकाइंड। ओवरऑल मैनकाइंड की स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आगे इसकी एग्जांपल में टाइप्स में आ जाती है, और रेशियल एनाटॉमी या फिर ब्रांच ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है।
अब फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी हमारे पास क्या है, ये भी मैनकाइंड की ही स्टडी होती है, लेकिन इसमें दो तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं। एक फैक्टर्स ये आते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स के या डिफरेंट रीजन्स के हम लोग जो है वो लोग ले सकते हैं, और उन लोगों के जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं और उनकी मेजरमेंट्स करवाना, वो सारी जो है वो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में आ जाती हैं। दूसरा फैक्टर ये कहते हैं कि इसमें ये हम उसमें जो पीपल है उनकी पूरी प्री हिस्ट्री ली जाती है। तो उससे क्या होता है कि उससे एनाटमिस्ट को जो है वो कमांड होती है अपने नॉलेज के ऊपर या अपनी जो भी वो रिसर्च कर रहा है उसके ऊपर। उसके बाद रेशियल एनाटमी आती है, ये भी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की ही एक टाइप है। इसमें ये कहते हैं कि वही मैनकाइंड के जितने भी हमने डिफरेंट ग्रुप्स लिए थे लोगों के, कि एक ग्रुप हमने एक इलाके से ले लिया, एक ग्रुप हमने किसी और कंट्री से ले लिया, उन दोनों कंट्री की हमने स्टडी करनी है, उनके अंदर जितने कंट्री के लोगों की स्टडी करनी है उनके स्ट्रक्चर्स की, फिर उसके अंदर जितने भी डिफरेंसेस आएंगे उन डिफरेंसेस की परसेंटेज को निकालना और उसकी स्टडी करना कि क्या क्या डिफरेंसेस थे उन दोनों के अंदर, वो हमारे पास रेशियल एनाटमी कहलाती है। क्रॉस सेक्शन एनाटमी हम लोग कहते हैं कि स्टडी ऑफ द ह्यूमन स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट रीजन्स की स्टडी, उनको उनकी स्टडी इस तरह के माइक्रोस्कोपिकली, उनको हम नेकेड आई से नहीं कर सकते, क्रॉस सेक्शनली हमने उनकी करनी है। जैसे कि हम उसमें इमेजिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक एमआरआई हो गया या ब्रेन का सिटी स्कैन हो गया। ब्रेन के अंदर हम चेक करने के लिए हम ऐसे नॉर्मली तो उसको हम उसकी डिसेक्शन नहीं कर सकते, ना हम उसका कट करवा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स बनाए हैं, जिसमें सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, इसके थ्रू जो है हम लोग उसकी स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट साइटोलॉजी आ जाती है। साइटोलॉजी सेल की स्टडी को कहा जाता है। इट इज़ स्टडी ऑफ द सेल बाय वेरियस बायोलॉजिकल मेथड्स। सेल अब हमारे पास क्या होता है, ये हमने बेसिकली पढ़ा है कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, यानी एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इस यूनिट से ही आगे जो है वो हमारे पास जो लाइफ है इंसान की वो पॉसिबल है। यही सेल मिलके आगे टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके आगे ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम्स फिर मिलकर पूरा एक इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं। तो ये जो सेल है ये बेसिक फैक्टर है जहाँ जिसकी वजह से जो है वो लाइफ पॉसिबल होती है। तो इस सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी आ जाती है। हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ वेरियस टिश्यूज़ बाय वेरियस साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स में क्या आ जाता है, माइक्रोस्कोपी की आ जाती है, हिस्टोकेमिस्ट्री आ जाती है, रेडियो ऑटोग्राफी आ जाती है। तो टिश्यूज़ जो हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स जो हैं वो जब मिल के हमारे पास कंबाइन करके टिश्यूज़ बनाते हैं, और वो टिश्यूज़ आगे फर्दर एक ऑर्गन बनाते हैं। तो उन टिश्यूज़ की स्टडी के वो टिश्यूज़ किस तरह बन रहे हैं, किस तरह वर्क कर रहे हैं, किस तरह एक फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, वो हिस्टोलॉजी आ जाती है। नेक्स्ट अप्लाइड एनाटमी या क्लिनिकल एनाटमी कहते हैं कि एक पर्सन है उसने ह्यूमन एनाटमी के जितने जितने पार्ट्स की स्टडी की है, और जो जो उसको पता है कि कौन कौन सा पार्ट किधर आया क्यों है, उस सब को क्लिनिकली जो है वो अप्लाई करना मेडिसिन के अंदर एक पेशेंट की डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए, वो अप्लाइड एनाटमी या क्लिनिकल एनाटमी आ जाता है। उसके बाद जब हमारे पास होमोलोगस आता है, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है होमोलोगस और एक कॉन्सेप्ट है एनालोगस। ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आगे वेरियसली यूज़ होगा एनाटमी में। इसमें हम बेसिकली ऐसे वर्ड यूज़ होगा कि डेयर टू पार्ट्स आर होमोलोगस टू ईच अदर, आर डेयर टू पार्ट्स आर एनालोगस टू ईच अदर। तो इन दो मतलब टर्म्स का जो है वो बेसिक मतलब हमारे पास क्या है उसको हम देख लेते हैं। अब होमोलोगस जो है इसमें कहा जाता है कि व्हेन टू स्ट्रक्चर्स अकरिंग इन डिफरेंट एनिमल्स having similar ontogenetic histories and they may show individual structural and functional differences in any ways are said to be homologous with each other। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि दो डिफरेंट एनिमल हैं, लाइक एक हमारे पास हॉर्स हो गया, एक बर्ड हो गया, उन दोनों एनिमल्स के अंदर दो एक ही तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, लाइक लिम्स मौजूद हैं दोनों के अंदर, और दोनों के अंदर लिम्स मौजूद हैं, लेकिन उन दोनों की जो ऑन्टोजेनेटिक हिस्ट्रीज़ हैं वो भी सेम है, लाइक वो किस तरह फर्टिलाइज हुए, किस तरह वो बने, फर्टिलाइजेशन से आगे तक का उसका सारा वो प्रोसेस वो सारा सेम है, लेकिन उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और वो उन पार्ट्स की जो साख्त है, जो फॉर्मेशन है या फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो पार्ट्स जो है वो एक दूसरे के होमोलोगस हम कहेंगे। इसकी एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं कि जैसे एक ह्यूमन है, एक उसकी लिम्ब आ जाती है और एक हॉर्स है उसकी लिम्स आ जाती हैं। अब दोनों जो हैं दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों डिफरेंट एनिमल्स में मौजूद हैं, लेकिन दोनों का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। हॉर्स की लिम्स की जो है स्ट्रक्चर वो और होता है, और जो ह्यूमंस की लिम्स है उनका स्ट्रक्चर और होता है, लेकिन उन दोनों का जो फंक्शन और जो स्ट्रक्चर है वो दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन वो चीज़ जो है वो एक ही है, वो स्ट्रक्चर एक ही है, नाम उसका एक ही है। तो वो दोनों क्या हैं, वो एक दूसरे के जो है वो होमोलोगस कहेंगे कि वो एक दूसरे के होमोलोगस हैं, लेकिन उनकी जो हम कहते हैं कि उनकी जो ऑन्टोजेनेटिक हिस्ट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं। उसके अलावा कहा गया कि ऑल्दो दे डिफर वाइडली इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस दे ऑल डेवलप फ्रॉम आइडेंटिकल सेल ग्रुप्स इन एम्ब्रियो। ये जो बात लिखी गई ना कि ऑन्टोजेनेटिक हिस्ट्री सेम है, उसका मतलब ये है कि वो एक ही तरह के एम्ब्रियो से उनका एक ही तरह का प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, जाइगोट के बनने
का एक ही तरह के सेल ग्रुप्स होते हैं जिससे वो आगे डेवलप करते हैं और ग्रो करते हैं। नेक्स्ट जो एनालोगस है, अब एनालोगस इसके थोड़ा सा ऑपोजिट है, उसमें ये कहा गया है कि व्हेन दी टू स्ट्रक्चर्स अकरिंग इन डिफरेंट एनिमल्स have different ontogenetic histories and have precisely similar functions are said to be analogous to each other। कि अब डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनके अंदर भी दो स्ट्रक्चर्स हैं, उन दोनों स्ट्रक्चर्स की ऑन्टोजेनेटिक हिस्ट्रीज भी डिफरेंट होंगी, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो सेम होगा। फंक्शन उसमें पहले में हमने पढ़ा था कि उसमें होमोलोगस में जो फंक्शन डिफरेंट होगा लेकिन वो उनकी ऑन्टोजेनेटिक हिस्ट्री सेम होंगी, लेकिन एनालोगस में उनकी ऑन्टोजेनेटिक हिस्ट्रीज डिफरेंट होंगी लेकिन वो फंक्शन सेम परफॉर्म करवा रही हैं। तो वो हमारे पास कहेंगे कि वो एक दूसरे के एनालोगस हैं। जिस तरह हम देख लेते हैं कि एक मैन के अंदर लंग्स हैं और एक फ़िश के अंदर गिल्स होते हैं। अब दोनों की जो है हम देखें स्ट्रक्चर भी डिफरेंट ही होगा और दोनों का जो ओरिजिन है वो भी डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों फंक्शन एक ही परफॉर्म करवा रहे हैं, वो क्या ऑक्सीजनेशन करवाना। तो ये दोनों का फंक्शन सेम है, तो ये हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के जो हैं वो एनालोगस हैं, देयरफॉर दे आर रिगार्डेड एज एनालोगस स्ट्रक्चर्स। उसके बाद सिस्टमेटिक एनाटॉमी हमने पहले पढ़ लिया था कि डिफरेंट जो भी ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, उन सिस्टम की जो थोरली स्टडी करना कि वो सिस्टम्स के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं वो स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स मिल के जो भी फंक्शन उनकी स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह फंक्शनिंग कर रहे हैं, किस तरह वो बने हैं, उन सब की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की स्टडी करवाना सिस्टमेटिक एनाटॉमी में आ जाता है। उसके बाद सिस्टमेटिक एनाटॉमी की आगे अब जिस तरह मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, बॉडी के अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम होता है, बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो इन सारे सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, तो इन डिफरेंट अब एक एक सिस्टम की सेपरेटली जो स्टडी होती है उसकी आगे फर्दर जो है वो टाइप्स बताई गई हैं कि